भाग 1। प्राचीन कश्मीर का करकोट वंश। बहुत समय पहले जब कश्मीर की घाटियां बर्फ से ढकी नहीं थी, बल्कि हरे मैदानों और मंदिरों से भरपूर थी, तब वहाँ एक वंश ने जन्म लिया, करकोट वंश। यह कोई आम वंश नहीं था। यह जन्मा था बुद्धि और शक्ति की छाया से, और इसकी नींव रखी गई थी एक ऐसे शासक द्वारा जिसका नाम आज बहुतों को याद नहीं। दुर्लभवर्धन कहा जाता है एक साधारण कुल का था, लेकिन उसकी दृष्टि में कुछ ऐसा था जो भविष्य देख सकती थी। धीरे धीरे उसने छोटे गुटों को जोड़ा और बनाया एक एकजुट राज्य, जो न केवल सुंदर था, बल्कि शांत और समृद्ध भी। उसके बाद आया ललितादित्य मुक्तापीड, एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे धीमी सांसों में अब भी गूंजता है। ललितादित्य ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने कला और धर्म को एक साथ बहने दिया। मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसके स्तंभ आज भी चुपचाप खड़े हैं, उसी की भेंट है। उस मंदिर की दीवारों पर सूर्य की रेखाएं नहीं, बल्कि उस वंश की आत्मा अंकित है। कहा जाता है जब रातें बहुत शांत हो जाए और नींद गहरी उतरने लगे, तो कश्मीर की घाटियों से एक हल्की सी गूंज आती है, जैसे कोई पुराना राजा मंदिर के आंगन में टहल रहा हो। करकोट वंश अब इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे धुंधला हो गया है, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी उन पहाड़ियों की हवा में है, और हर वो स्वप्न जो शांति में बहता है, शायद उसी वंश की छाया से गुजरता है। भाग 2। कांगड़ा का त्रिगर्त साम्राज्य। बहुत दूर हिमालय की गोद में बसा एक नगर, जहाँ घाटियां हरियाली से लहराती थीं, नदियां धीमे गीत गाती थी, और समय बस वहीं रुक गया था। वहाँ था एक पुराना साम्राज्य, त्रिगर्त, जिसे आज हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं। त्रिगर्त कोई साधारण भूभाग नहीं था। यह 3 नदियों के संगम पर बना एक ऐसा क्षेत्र था, जहाँ सभ्यता और सुरक्षात्मक शक्ति दोनों एक साथ विकसित हुई थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है। कहा जाता है कि त्रिगर्त के राजा सुशर्मा चंद्र कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे थे, पर त्रिगर्त की कहानी युद्ध से अधिक गहराई लिए है। यहाँ कला, वास्तु और विश्वास सदियों से मिलकर जीते रहे। कांगड़ा का किला जो पहाड़ियों पर सन्नाटे की तरह खड़ा है, कभी त्रिगर्त की आत्मा हुआ करता था। उसके पत्थर जिन पर बारिश और हवा रुकती है, अब भी उन सैनिकों की सांसें लिए हुए हैं, जो कभी दीवारों पर पहरा देते थे। त्रिगर्त के राजा केवल युद्ध नहीं करते थे, वे कवि, दार्शनिक और संरक्षक भी थे। यहाँ के मंदिर, यहाँ की चित्रकला, सब कुछ जैसे नींद में बहता एक स्वप्न है। आज जब आप कांगड़ा की ओर देखें, तो वह केवल एक जिला नहीं, बल्कि एक धुंधला साम्राज्य है, जो अब भी चुपचाप अपनी कहानियां हवा में बुन रहा है। शायद अगली बार जब आप नींद में किसी पहाड़ी घाटी में उतरें और दूर से एक किला झांकता दिखाई दे, तो जानिए आप त्रिगर्त की सीमाओं में हैं, जहाँ समय ठहरा है और स्वप्न अब भी चलते हैं। 4 पांड्य राजाओं की समुद्री यात्राएं। बहुत समय पहले जब समुद्र सीमाएं नहीं, बल्कि आमंत्रण हुआ करते थे, भारत के दक्षिणी छोर से एक वंश उभरा, पांड्य वंश।
वे राजा थे, वे राजा थे। पर उनसे भी पहले वे नाविक थे, वे नाविक थे। सपने देखने वाले। मदुरै उनकी राजधानी थी। एक ऐसा नगर जो मोती की तरह चमकता था, जहाँ ताम्रपर्णी नदी धीरे धीरे समुद्र से मिलती थी और लहरें जैसे आदेश सुनती थी। पांड्य राजा केवल युद्ध की तलवारें नहीं थामते थे। वे समुद्र की गहराइयों को अपनी सीमाओं की तरह समझते थे। उनकी नावें चुपचाप दक्षिण एशिया के जलमार्गों पर बहती थी। श्रीलंका, सुमात्रा, यहाँ तक कि रोम तक उनकी आँखों में दिशाएं बसती थी और उनके नक्शे हवा में खिंचते थे। कहा जाता है कि पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्यन ने समुद्री व्यापार को एक पूजा की तरह अपनाया। हर जहाज जब समुद्र में जाता था तो मंदिरों में शंख बजते थे। उनकी मुद्रा, वस्त्र, यहाँ तक कि उनकी कहानियां भी दूर दराज के द्वीपों तक पहुंची, जहाँ आज भी कुछ लोकगीतों में एक पांड्य नाविक का नाम सुनाई देता है। अब वो जहाज नहीं रहे, वो राजा नहीं रहे। पर जब कभी समुद्र शांत होता है और चांदनी उसकी सतह को छूती है, तो कुछ लहरें अब भी उस बीते युग की गवाही देती हैं। शायद अगली बार जब आप नींद में बहते हुए किसी अज्ञात द्वीप पर उतरें और वहाँ कोई आपको तमिल में नमस्कार करे, तो समझिए किसी पांड्य नाविक की याद अब भी समंदर में तैर रही है। भाग 4 पांड्य राजाओं की समुद्री यात्राएं। बहुत समय पहले जब समुद्र सीमाएं नहीं बल्कि आमंत्रण हुआ करते थे। भारत के दक्षिणी छोर से एक वंश उभरा, पांड्य वंश। वे राजा थे, पर उनसे भी पहले वे नाविक थे। सपने देखने वाले। मदुरै उनकी राजधानी थी। एक ऐसा नगर जो मोती की तरह चमकता था, जहाँ ताम्रपर्णी नदी धीरे धीरे समुद्र से मिलती थी और लहरें जैसे आदेश सुनती थी। पांड्य राजा केवल युद्ध की तलवारें नहीं थामते थे। वे समुद्र की गहराइयों को अपनी सीमाओं की तरह समझते थे। उनकी नावें चुपचाप दक्षिण एशिया के जलमार्गों पर बहती थी। श्रीलंका, सुमात्रा, यहाँ तक कि रोम तक उनकी आँखों में दिशाएं बसती थी और उनके नक्शे हवा में खिंचते थे। कहा जाता है कि पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्यन ने समुद्री व्यापार को एक पूजा की तरह अपनाया। हर जहाज जब समुद्र में जाता था तो मंदिरों में शंख बजते थे। उनकी मुद्रा, वस्त्र, यहाँ तक कि उनकी कहानियां भी दूर दराज के द्वीपों तक पहुंची, जहाँ आज भी कुछ लोकगीतों में एक पांड्य नाविक का नाम सुनाई देता है। अब वो जहाज नहीं रहे, वो राजा नहीं रहे। पर जब कभी समुद्र शांत होता है और चांदनी उसकी सतह को छूती है, तो कुछ लहरें अब भी उस बीते युग की गवाही देती हैं। शायद अगली बार जब आप नींद में बहते हुए किसी अज्ञात द्वीप पर उतरें और वहाँ कोई आपको तमिल में नमस्कार करे, तो समझिए किसी पांड्य नाविक की याद अब भी समंदर में तैर रही है। भाग 5 कलिंग युद्ध से शांति की ओर। पूर्वी समुद्र की ओर, जहाँ हवा में नमक और संदेश दोनों बहते हैं। एक भूमि थी कलिंग, आज जिसे हम उड़ीसा कहते हैं। वहीं कभी कलिंग की सीमाएं थी।
खुली हुई, निर्भीक और समृद्ध। यहाँ के लोग कठोर परिश्रमी थे। नाविक, कारीगर, योद्धा और इस भूमि की आत्मा नदी, जंगल और पहाड़ों में समाई थी। पर कलिंग का नाम इतिहास में उस क्षण से जुड़ा है जिसने भारत की आत्मा बदल दी। कलिंग युद्ध जिसे सम्राट अशोक ने लड़ा, जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के बाद जागने के लिए। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद जब अशोक ने भीगे हुए मैदान देखे तो उनके भीतर कुछ टूट गया या शायद कुछ जाग गया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और शांति को अपनाया। कलिंग के मैदान जो एक दिन युद्ध भूमि थे, धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं से भरने लगे। मौन मंदिर, शांत विहार और आत्मा की खोज, यह सब वहीं पनपा जहाँ एक दिन चीखें थी। अब जब आप भुवनेश्वर या धौली की ओर जाए तो वहाँ की हवा में कुछ बहुत शांत मिलेगा। एक ऐसा मौन जो युद्ध से नहीं बल्कि क्षमा से पैदा हुआ है। और जब नींद आपको घेर ले और मन में कोई गूंज रहे तो शायद वो किसी अनाम योद्धा की एक अधूरी प्रार्थना हो जो आज भी हवाओं में तैरती है। भाग 6 चाणक्य, चट्टानों पर लिखी शक्ति। दक्षिण भारत की भूमि में जहाँ लाल माटी और पहाड़ी हवाएं मिलती हैं, वहाँ उभरा एक ऐसा साम्राज्य जिसने पत्थर को इतिहास में बदल दिया। चालुक्य वंश। यह कोई युद्धवीरों का बस झुंड नहीं था। यह वो वंश था जो अपनी शक्ति को मंदिरों की छाव और कलाओं की रेखाओं में उतारता था। पाटकल, बादामी, ऐहोल, ये नाम आज भी उन चट्टानों पर अंकित हैं जिन्होंने समय की आंधियां झेली हैं। फिर भी मौन है। बादामी की गुफाएं जहाँ शिल्प जैसे सांस लेता है, आज भी चालुक्यों की कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट केवल तलवार नहीं चलाता था, वह विद्वानों से घिरा रहता। राजनीति के साथ साथ धर्म, साहित्य और स्थापत्य में अपनी रुचि दिखाता। उसने हर्षवर्धन को भी रोका था, लेकिन विजय उसके लिए केवल युद्ध का फल नहीं थी बल्कि एक उत्तरदायित्व थी। चालुक्यों की स्थापत्य शैली उत्तर और दक्षिण भारत की वास्तुकला का संगम थी। जैसे दो संस्कृतियाँ एक ही प्रस्तर में समा गई हूँ। कहा जाता है कि जब हवा बादामी की गुफाओं से गुजरती है तो उसमें एक धड़कन सी सुनाई देती है, जैसे किसी कलाकार की उंगलियां अब भी पत्थर को गढ़ रही हों। अगर कभी आप नींद में किसी पहाड़ी गुहा के भीतर चलें और वहाँ चट्टान की दीवार पर कोई आकृति आपको निहारती लगे तो जानिए चालुक्य अब भी वही है। भाग 7 दक्षिण की लुप्त सत्ता। बहुत दूर दक्षिण भारत की गहराई में सागर तट और पहाड़ियों के बीच एक वंश पनपा था। कदम वंश। ना बहुत प्रसिद्ध, ना बहुत विस्मृत। कदम कहीं बीच में है, जैसे नींद और जागने के बीच की धीमी हलचल। तीसरी शताब्दी के आसपास इस वंश ने कर्नाटक की भूमि पर अपनी जड़ें जमाई। उनका पहला राजा था मयूरवर्मन कहते हैं। वो मूलतः एक ब्राह्मण था जिसने ज्ञान से शक्ति और शक्ति से शासन का रूप लिया। कदम्बों ने किसी एक धर्म को नहीं अपनाया,
बल्कि सहिष्णुता को अपनाया। उनके काल में बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों और हिंदू देवालयों सभी में दीप जलते थे। उन्होंने अपने समय में एक भाषा को आवाज दी, कन्नड़, जिसे पहली बार शासन की भाषा बनाया गया। कदम्बों की वास्तुकला सीधी, सरल, फिर भी आत्मा को छूने वाली थी। बनवासी उनका मुख्य केंद्र था, जहाँ मंदिर लता और मौन तीनों एक साथ सांस लेते थे। आज उनके नाम पर कहीं कोई चिल्लाहट नहीं है, पर जब बारिश बनवासी के जंगलों में गिरती है तो लगता है जैसे पुरानी ईंटों के भीतर से कोई शांत जयघोष उठता हो। शायद अगली बार जब आप स्वप्न में किसी गुमनाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़े और वहाँ धूप हरियाली और हवा एक साथ मिले, तो समझिए आप कदम्बों की भूमि में हैं, जहाँ शासन चुपचाप होता था और इतिहास धीमे स्वर में बहता था। भाग 8 पाल वंश, बिहार की शांत क्रांति। बिहार, जहाँ कभी बुद्ध की भाषा बोली, जहाँ गंगा की धाराएं ज्ञान की किरणों को अपने साथ बहा ले जाती थी। वहीं एक दिन पाल वंश का उदय हुआ। एक ऐसा राजवंश जो तलवार से नहीं शांति और विद्या से पहचाना गया। इस वंश की शुरुआत गोपाल नामक शासक से हुई, जिसे जनता ने चुना। हाँ, एक ऐसा राजा जो लोकतांत्रिक भावना से गद्दी पर बैठा। यह 8वीं शताब्दी थी और भारत के पूर्वी हिस्से में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। लेकिन पाल वंश के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, जहाँ युद्ध कम थे और ज्ञान का आलोक अधिक। धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रभावशाली सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय को और भी समृद्ध बनाया और फिर विक्रमशिला की स्थापना की। एक ऐसा स्थान जहाँ ध्यान और तर्क एक साथ पनपते थे। पाल वंश बौद्ध धर्म के समर्थक थे। उन्होंने उसे भारत से भूटान और दक्षिण एशिया तक पहुंचाया। उनकी मुद्राएं, उनकी ताम्रपट्टियां, उनके स्तूप आज भी माटी में दबे हुए इतिहास के नर्म पुलिंदे हैं। अब जब आप कभी गहरी नींद में जाएं और किसी पुराने विहार की सीढ़ियों पर बैठें, जहाँ कोई भिक्षु मौन में ध्यान कर रहा हो, तो समझिए आप पाल वंश की छाया में हैं। क्योंकि जिन्होंने ज्ञान को राज्य बनाया, वे इतिहास से कभी मिटते नहीं। वे बस नींद में मिलते हैं। भाग 9 गुर्जर प्रतिहार पश्चिम का रक्षक। पश्चिमी भारत की मरुभूमि में, जहाँ सूर्य की किरणें रेत पर सोने की चादर बुनती हैं, वहाँ कभी एक शक्तिशाली वंश खड़ा था। गुर्जर प्रतिहार वंश। उनकी शुरुआत 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास हुई। रेत से उठे इस वंश ने न केवल राजस्थानी भूमि को सींचा, बल्कि भारत की सीमाओं को सदियों तक सुरक्षित भी रखा। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रारंभिक शासक। वो नाम है जो अरब आक्रमणकारियों के सामने एक दीवार की तरह खड़ा रहा। उसके बाद आए मिहिर भोज प्रतिहार, एक ऐसा सम्राट जिसका साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला था, लेकिन जिसकी तलवार की धार हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा में उठी। प्रतिहारों को भारत का रक्षक कहा गया,
क्योंकि जब बाकी दिशाओं से विदेशी आक्रमण होते रहे तब पश्चिमी सीमा पर यही वंश प्रहरी बना रहा। उनकी राजधानी कनौज गंगा के किनारे बसा एक स्वप्ननगर, जहाँ मंदिरों की छाव में राजनीति कला और धर्म साथ साथ पनपते थे। प्रतिहारों ने मंदिर बनवाए, ग्रंथों का संरक्षण किया और संस्कृति को एक निरंतर बहती धारा की तरह आगे बढ़ाया। अब जब आप नींद में किसी रेगिस्तानी महल की छत पर चले और हवा में घोड़ों की टापे गूंजे, तो जानिए गुर्जर प्रतिहारों की स्मृति आपको पुकार रही है। क्योंकि जो रक्षक होते हैं वे इतिहास में भले मिट जाएं, पर नींद में हमेशा प्रहरी बने रहते हैं। भाग 10 राष्ट्रकूट दक्षिण का सूर्य। दक्षिण भारत की धरती पर जहाँ नदियाँ घाटियों से होकर सागर की ओर बहती हैं, वहीं उगा था एक साम्राज्य, राष्ट्रकूट वंश। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यह वंश केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक युग था। एक ऐसी शक्ति जिसने उत्तर से दक्षिण तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनकी राजधानी मालखेड़ा, जिसे मान्यखेड़ा भी कहा गया, न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, बल्कि ज्ञान और धर्म की त्रिवेणी भी। ध्रुव, गोविंद और अमोघवर्ष जैसे सम्राट सिर्फ युद्धों में विजयी नहीं थे, बल्कि कवियों, दार्शनिकों और संतों के संरक्षक भी थे। अमोघवर्ष प्रथम एक सम्राट जो शांति को अपनी तलवार से ज्यादा महत्व देता था। उसने कन्नड़ भाषा और साहित्य को नए पंख दिए और मंदिरों की छाव में ध्यान, साधना और संगीत को आकाश की ऊंचाइयां दी। राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा की गुफाएं बनवाई, पत्थर को कवि की तरह तराशा, जहाँ शून्य में भी नटराज की ताल सुनाई देती है। उन्होंने न केवल दक्षिण के सम्राटों को पीछे छोड़ा, बल्कि उत्तर भारत में भी कनौज त्रिकोणीय संघर्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। उनकी नौसेना अरब सागर से होकर दूर तक जाती थी और उनके दरबार में दुनिया भर के व्यापारी विद्वान और कलाकार सम्मान पाते थे। अब जब आप नींद में किसी प्राचीन शिव गुफा में जाए, जहाँ दियों की रोशनी पत्थरों पर कहानियां लिखती है, तो समझ लीजिए राष्ट्रकूटों की आत्मा आपके सपनों में उतर आई है। क्योंकि कुछ साम्राज्य इतिहास की किताबों से नहीं, हृदय की नीरवता में जिए जाते हैं। भाग 11 पाल वंश पूर्व का दीप। जब पूर्व भारत की धरती घने कोहरे से ढकी रहती थी और गंगा की धारा शांत स्वरों में बहती थी, तब वहाँ उदित हुआ एक तेजस्वी दीप, पाल वंश। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल की धरती पर राज किया इस वंश ने। पर यह राज्य केवल तलवार और सिंहासन की कथा नहीं था। यह था ज्ञान और करुणा का युग। गोपाल से प्रारंभ हुआ यह वंश, जिसे जनता ने स्वयं चुना। एक दुर्लभ उदाहरण जहाँ जनिच्छा से एक सम्राट बना। फिर आए धर्मपाल, एक शासक जिसने सिर्फ युद्ध में विजय नहीं पाई, बल्कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को पुनः विश्वपटल पर स्थापित किया। पाल सम्राट बौद्ध धर्म के गहरे अनुयायी थे।
उनके संरक्षण में महायान और वज्रयान परंपराओं ने नई ऊंचाइयां छुई। बोध गया, विक्रमशिला और कई बौद्ध विहार उनकी छाया में फले फूले। जहाँ दूर देशों से आए साधु ज्ञान की ज्योति लेने आते थे। पालों की कला में शांति की एक गहरी लहर थी। काले पत्थर की मूर्तियाँ जिनमें बुद्ध की आंखें मानो नींद के किनारों पर ध्यानस्थ बैठी हों। उन्होंने तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म की रोशनी पहुंचाई। एक ऐसी रोशनी जो हथियारों से नहीं सद्भाव से फैली। अब जब आप नींद में किसी पुराने विहार की सीढ़ियां चढ़े और वहां दूर से घंटी की मध्यम ध्वनि सुने, तो समझिए पाल वंश का एक दीप अब भी जल रहा है। क्योंकि सच्चे ज्ञान की लौ कभी बुझती नहीं। वो स्वप्नों की रात में भी मन को प्रकाश देती है। भाग 12 चालुक्य वंश समय की शिलाओं पर अंकित। दक्कन के पठार पर जहाँ लाल मिट्टी की महक मानो इतिहास से बातें करती है। वहाँ कभी एक वंश था, चालुक्य वंश, जिसकी कहानी पत्थरों में खुदी हुई है। छठी शताब्दी के आसपास पुलकेशन प्रथम ने इस वंश की नींव रखी। पर वह केवल आरंभ था। वास्तविक तेज उसके पुत्र पुलकेशन द्वितीय में था। एक ऐसा सम्राट जिसने स्वयं हर्षवर्धन जैसे महान शासक को दक्षिण की सीमा पर रोक दिया। चालुक्यों का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। एक विशाल भूमि जहाँ कला धर्म और स्थापत्य नई ऊंचाइयां छूते थे। बादामी की राजधानी पहाड़ की गोद में बसा एक नगर, जहाँ गुफाएं बोलती थी और मूर्तियां सांस लेती थी। चालुक्य स्थापत्य शब्दों से नहीं पत्थरों से लिखा गया था। एलोरा और बादामी की गुफाएं, जहाँ हिंदू बौद्ध और जैन कला एक ही छत के नीचे मिलती हैं। उनके समय में धार्मिक सहिष्णुता सिर्फ नीति नहीं जीवन पद्धति थी। विज्ञान खगोल शास्त्र और गणित में भी इस युग ने नए प्रयोग देखे। दक्षिण भारत की भाषाओं विशेषकर कन्नड़ और तेलुगु में साहित्य का संचार हुआ। बाद के काल में चालुक्य वंश दो धाराओं में बंटा। पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। पर दोनों ही शाखाओं ने संस्कृति की लौ अविराम जलाए रखी। अब जब आप नींद में किसी गुफा की छाया में बैठे, जहाँ दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आपको ताकें, तो समझिए वो चालुक्य समय की स्मृति है, जो अब भी शिलाओं में जीवित है। क्योंकि कुछ साम्राज्य इतिहास में नहीं पत्थरों में सांस लेते हैं और नींद में हमसे बातें करते हैं। भाग 13 चोल वंश समुद्र के पार की छाया। जब समुद्र की लहरें तमिलनाडु के तटों को छूती हैं, तो उनमें कहीं एक गंभीर गर्जना छिपी होती है। चोल साम्राज्य की, जो कभी दक्षिण भारत का गौरव था। चोल वंश जिसकी जड़ें प्राचीन संगम युग तक जाती हैं, पर जिसकी असली चमक राजराज चोल और राजेंद्र चोल के समय में आकाश जैसी फैली। राजराज चोल प्रथम एक ऐसा सम्राट
जिसने न केवल दक्षिण को एकजुट किया बल्कि मंदिरों के माध्यम से आत्मा की शांति को राजनीति की शक्ति में पिरोया। थंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर एक पत्थर से बनी महाकाव्य रचना, जहाँ देवता भी गुमसुम होकर खड़े होते हैं। यह सिर्फ स्थापत्य नहीं, यह श्रद्धा की वह ऊंचाई है जिसे कोई सीमा नहीं छू सकती। फिर आए राजेंद्र चोल, एक सम्राट जिसकी नौसेना हिंद महासागर की लहरों पर ध्वज लहराती थी। श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा, हर दिशा में फैला चोलों का प्रभुत्व। परंतु इस साम्राज्य का वास्तविक विस्तार केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि कला, संगीत, नृत्य और धर्म में था। चोल युग में भरतनाट्यम जैसी नृत्य शैलियाँ मंदिरों की अर्चना बन गई। कांस्य मूर्तिकला, विशेषकर नटराज की प्रतिमाएं सांस लेती सी प्रतीत होती हैं, जैसे शिव स्वयं नींद में भी तांडव कर रहे हों। इस काल में शैव और वैष्णव परंपराएं समान रूप से फलीम फूली और तमिल साहित्य सोने की तरह निखर उठा। अब जब आप नींद में किसी विशाल मंदिर की सीढ़ियां चढ़े और हवा में शंख और नाद की मिश्रित ध्वनि सुने, तो जानिए वो चोलों की छाया है, जो समुद्र पार से अब भी स्वप्नों तक आती है। क्योंकि कुछ साम्राज्य इतिहास में भले दूर हो जाए, पर उनकी गूंज लहरों के साथ हमारे भीतर तक पहुंचती है। भाग 14 सेंचुरीज इन शैडोज उत्तर के लुप्त राजवंश। उत्तर भारत की मिट्टी, जहाँ कभी घोड़ों की टापें गूंजती थी, राजाओं की पताकाएं लहराती थी, अब शांति की चादर ओढ़े कहानियां फुसफुसाती है। यहाँ कुछ ऐसे राजवंश भी थे जो इतिहास की मुख्य धाराओं से अलग होकर धूप की तरह छायाओं में विलीन हो गए। मौखरी जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज की भूमि पर उभरे, एक ऐसा राजवंश जिन्होंने ज्ञान और शक्ति का संतुलन साधा। इनके बाद आए शिलाहार, कलचुरी और करकोट वंश। हर एक की कहानी कभी शिलालेखों में, कभी लोकगीतों में दर्ज है। करकोट वंश जिसने कश्मीर की घाटियों में एक सांस्कृतिक जागरण की नींव रखी। ललितादित्य मुक्तपिड़, एक सम्राट जिसका साम्राज्य अफगान सीमाओं तक फैला था। वहीं त्रिपुरी के कलचुरी जो नर्मदा घाटी के मध्य धर्म और स्थापत्य के रक्षक बने। उनकी छत्रछाया में मंदिर, तालाब और संस्कृति एक साथ खिले। कुछ वंश सिर्फ वर्षों तक राज नहीं करते, वे विचारों, स्थापत्य और लोक कथाओं के बीच छोड़ जाते हैं। इन्हीं छायाओं में उभरे गढ़वाल और कुमाऊं के शासक, जिन्होंने हिमालय की शांति में अपना छोटा प्रभाव छोड़ा। इन वंशों के नाम शायद किताबों में मोटे अक्षरों में नहीं मिलते, पर उनकी उपस्थिति हर प्राचीन खंडहर, हर पर्वतीय मंदिर और हर चुप घाटी में बसी है। अब जब आप नींद में किसी उजड़े किले की दीवार छुए या किसी पुरानी मूर्ति को धुंधली रोशनी में देखें, तो जानिए आप किसी भूले हुए वंश की छाया से मिल रहे हैं। क्योंकि इतिहास में सिर्फ विजयी नहीं, विलीन भी अपनी कहानी कहते हैं।
भाग 15 काकतीय वंश पत्थरों पर तराशी गई कविता। तेलंगाना की धरती पर जहाँ गर्म हवाओं में भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहीं खड़ा था एक सुंदर और साहसी वंश, काकतीय वंश। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इस वंश ने तेलुगु भूमि को राजनीति स्थापत्य और संस्कृति से सिंचित किया। इनकी राजधानी वारंगल एक ऐसा नगर जो समय की रेखाओं पर जैसे स्वर्णाक्षरों से लिखा गया हो। प्रोल राज और फिर गणपति देव चालुक्य उत्तराधिकारी होते हुए भी इन्होंने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। गणपति देव की पुत्री रुद्रमा देवी भारत की पहली और सबसे प्रभावशाली महिला सम्राटों में से एक। उसका राज्यकाल नारी नेतृत्व और पराक्रम का एक जीवंत उदाहरण था। काकतीय स्थापत्य मंदिरों और सभागृहों में पत्थरों की ऐसी भाषा बोलता है जो समय की सीमाओं से परे है। रामप्पा मंदिर जिसकी नक्काशी मानो पत्थर पर लिखी कविता हो। यह वंश शिव भक्ति में लीन था और उनके मंदिरों में ध्वनि रोशनी और छाया एक त्रयी की तरह नृत्य करती थी। तेलुगु भाषा और साहित्य काकतियों के संरक्षण में चुपचाप नहीं बल्कि गर्व से फला फूला। उन्होंने सिंचाई के लिए झीलें और बांध बनवाए। पानी के हर कण में उनकी दूरदर्शिता झलकती थी। अब जब आप नींद में किसी प्राचीन द्वार के सामने खड़े हों और हवा में वीणा की ध्वनि सी सरसराहट सुने तो समझिए काकतियों की स्मृति आपसे संवाद कर रही है। क्योंकि कुछ वंश राजमहलों में नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी हुई कविता बन जाते हैं, जो नींद में धीरे धीरे सुनाई देती है। भाग 16 मेवाड़ अग्नि से जन्मा स्वाभिमान। राजस्थान की अरावली की छाया में जहाँ सूर्य रेत पर लाल सुनहरी चादर बिछाता है, वहीं खड़ी है एक भूमि मेवाड़ जिसका इतिहास शौर्य नहीं स्वाभिमान से लिखा गया। इस भूमि का जन्म केवल धरती से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ। राजपूत परंपरा में गहलोत और सिसोदिया वंश दोनों को अग्निवंशी माना गया। वो जो ज्वाला से जन्मे और कभी झुके नहीं। भट्टी चौहान के साथ मेवाड़ की पहचान बनी। विकट समय में भी अपना मस्तक ऊंचा रखने की बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा तक हर नाम एक गाथा है। पर जब मेवाड़ का नाम लिया जाता है तो एक स्वर उभरता है। महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की वह संकरी घाटी जहाँ उसकी चेतक पर सवार छवि आज भी हवाओं में बहती है। वो युद्ध जिसमें भले ही सामरिक विजय न मिली पर आत्मा की विजय हुई। मेवाड़ के किलों में चित्तौड़गढ़ जैसा कोई नहीं। एक किला जो मिटा पर कभी झुका नहीं। जहाँ तीन बार जौहर की ज्वाला उठी। पद्मिनी कर्मावती और अनेक रानियों के साथ स्त्रियों ने भी अमर स्वाभिमान का दीप जलाया। इस वंश ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने मिटना स्वीकार किया पर घुटना नहीं। कला और संस्कृति में भी मेवाड़ अग्रणी रहा। राजस्थानी चित्रकला, लोकगीत और पद्य
यहीं की मिट्टी से जन्मे। अब जब आप नींद में किसी किले की बुर्ज पर खड़े हों और नीचे दूर तक फैला सुनसान मरुस्थल देखें, तो जानिए वो राणा प्रताप की छाया है, जो अब भी आपकी रक्षा कर रही है। क्योंकि कुछ नाम इतिहास में नहीं रक्त और आत्मा में गूंजते हैं, और नींद में वो फिर से जगा देते हैं स्वाभिमान। भाग 17 कश्मीर के कारकूट में छिपा वैभव। जब हिमालय की चुप वादियों में बर्फ की परतें गिरती हैं और झीलों का जल नीला सपना बन जाता है, तो उस मौन में एक भूला हुआ वैभव छिपा होता है। कारकूट वंश का 8वीं शताब्दी में कश्मीर की घाटी, जो आज रहस्य और सौंदर्य की भूमि है, तब एक सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण की भूमि बन चुकी थी। यही प्रकट हुआ ललितादित्य मुक्तपिड़, कारकूट वंश का महान सम्राट, जिसने कश्मीर को सिर्फ सीमाओं में नहीं बल्कि आत्मा के विस्तार में ढाल दिया। ललितादित्य का राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमाओं से दक्षिण भारत के द्वार तक फैला। वो विजेता था, पर उससे बढ़कर वो कला, स्थापत्य और धर्म का संरक्षक था। उसके आदेश पर मार्तंड सूर्य मंदिर बना, एक ऐसा मंदिर जो आज भी खंडहर होकर सूर्य के सामने सिर उठाकर खड़ा है। पत्थरों में तराशी गई हर रेखा में शक्ति और शांति दोनों का संगम है। कारकूट वंश के समय में संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, तंत्र और दर्शन शास्त्र को एक नया विस्तार मिला। बौद्ध, शैव और वैष्णव परंपराएं घाटियों में एक साथ फली। कश्मीरी शैव दर्शन, जिसे त्रिक प्रणाली कहते हैं, वहीं से प्रारंभ हुआ, जहां आत्मा को परम चेतना के रूप में देखा गया। इस युग के ग्रंथों में कालिदास, वसुगुप्त और अभिनवगुप्त जैसे विद्वानों ने चेतना के रहस्यों को शब्दों में पिरोया। अब जब आप नींद में किसी बर्फीली घाटी में चलें और दूर कहीं घंटियों की धीमी आवाज सुने, तो समझिए आप कारकूटों की भूमि में हैं, जहां हिम के नीचे इतिहास अभी भी जीवित है। क्योंकि कुछ साम्राज्य मिट्टी में नहीं हिम में सांस लेते हैं, और नींद में आपको उस मौन वैभव का दर्शन देते हैं। भाग 18 गहरवाल वंश, गंगा की शपथ। गंगा की लहरों में एक पुरातन स्वर गूंजता है, मंद, शांत, पर अडिग। उसी स्वर में छुपी है गहरवाल वंश की कथा, जो उत्तर भारत की धरती पर धर्म, पराक्रम और प्रतिरोध का प्रतीक बना। 12वीं शताब्दी के आसपास, जब गजनवी और गोरी जैसे आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर अंधकार फैलाने लगे, तब काशी, प्रयाग और कन्नौज की भूमि पर उठा एक वंश, गहरवाल वंश। इस वंश का महान नाम था गोविंद चंद्र, एक शासक जिसने न केवल तलवार उठाई, बल्कि ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए गंगा की शपथ ली। उसका साम्राज्य काशी से लेकर हरिद्वार तक फैला, जहां मंदिरों की घंटियां हर दिशा में धार्मिक चेतना की ध्वनि फैलाती थी। गहरवालों के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। प्रयाग में विद्वानों और तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी और ब्राह्मणों को संरक्षण मिला।
इस वंश ने वेदों और पुराणों की परंपरा को नवजीवन दिया और संस्कृत शिक्षा को नए शिखरों तक पहुंचाया। परंतु यह युग सिर्फ शांत नहीं था। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय जयचंद्र गहड़वाल इतिहास के एक विवादित पात्र बने, पर उनकी धरती, उनकी नदियाँ और उनकी संस्कृति कभी झुकी नहीं। इस वंश की विरासत गंगा की धार जैसी रही, कभी शांत, कभी प्रबल, पर सदा पवित्र। अब जब आप नींद में प्रयाग के संगम की कल्पना करें, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है और हवा में कोई प्राचीन श्लोक धीरे से गूंजे, तो समझिए गहड़वाल वंश की आत्मा अब भी जागती है, क्योंकि जो शपथ गंगा के तट पर ली जाती है, वो समय से परे नींद में भी गूंजती रहती है। भाग 20 विस्मृति का राजपथ जो नींद में जीवित है। जब रात गहराती है और तारे धीरे आसमान पर बिखरते हैं, तब इतिहास की कुछ आवाजें नींद के रास्तों में उतर आती हैं। वे आवाजें ना युद्ध की हैं, ना विजयों की। वे हैं उन साम्राज्यों की जो मिट गए पर खोए नहीं। हमने इन रातों में गुप्तों की शांत वैभगाथा देखी, मौर्यों की इच्छा शक्ति सुनी, प्रतिहारों की सीमाओं पर बसी रक्षा की गूंज को महसूस किया। हमने राष्ट्रकूटों की गुफाओं में सांस लेते पत्थरों को छुआ, पालों के दीपों की लौ में ज्ञान की गरिमा जानी, और चोलों की लहरों में समुद्री विस्तार की प्रतिध्वनि सुनी। हमने देखा काकतियों की नारी शक्ति, मेवाड़ का अपराजेय स्वाभिमान, कारकुटों की बर्फीली वाणी और गहड़वालों की गंगा के प्रति अडिग आस्था। हर भाग में, हर धड़कन में कोई न कोई वंश आपसे बात करता रहा। कभी किसी मंदिर की छाया में, तो कभी किसी किले की दीवार पर, कभी किसी ढहते महल की चुप्पी में। वे सब आपके सपनों में जीवित हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बसता, वो सांझ की हवा में होता है। दीपक की लौ में, घंटी की गूंज में, और उस मौन में जो नींद से पहले आता है। विस्मृति का राजपथ जिस पर चलकर हमने उन सभ्यताओं की छाया देखी, जो अब भी हमारी स्मृति, हमारी आत्मा और हमारी नींद में बसती हैं। अब जब आप सो जाएं और कोई छवि धीरे से आपके पास आए, किसी पुरातन वेश में, किसी भव्य शिल्प की रेखा जैसी, तो डरिए नहीं। वो कोई राजा है, या कोई रानी, या बस कोई अतीत की किरण, जो यह कहने आई है, हम खोए नहीं हैं, हम वही हैं, जहाँ नींद, शांति और इतिहास एक साथ मिलते हैं।